आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे प्लेन क्रैश के बारे में बताऊंगा जिसको सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। ये बात है 14 अगस्त 2005 की, जब साइप्रस कंट्री के एक शहर लरनाका से एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट हीलियोस 522 टेक ऑफ करता है। ये एक बोइंग का बहुत बड़ा जहाज था। ये जा रहा था ग्रीस के शहर एथेंस की तरफ। इस प्लेन को एथेंस पहुंचने में कम से कम 1.5 घंटे का टाइम रिक्वायर था। इसके अंदर 121 पीपल ऑन बोर्ड थे, जिसमें 115 पैसेंजर्स, 4 कैबिन क्रू और इसके साथ 2 पायलट्स थे। 1.5 घंटे के बाद ये फ्लाइट एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पहुंच जाती है और उसके ऊपर होल्डिंग पैटर्न में रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। होल्डिंग पैटर्न क्या है ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। एथेंस एटीसी जब देखती है कि हीलियोस 522 काफ़ी टाइम से इस एयरपोर्ट के ऊपर होल्डिंग पैटर्न में रोटेट कर रहा है, तो वो उसके साथ काफ़ी बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन काफ़ी देर तक वहाँ से रिस्पॉन्स ना आने के बाद एक अलर्ट कॉल जारी की जाती है, जिसमें हेलनेक एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट F-16 को भेजा जाता है कि वो जाकर देखें कि आखिर जहाज के साथ क्या इशू है। जब ये दोनों फाइटर जेट्स हीलियोस 522 के पास पहुंचते हैं तो वो बहुत एक अजीबोगरीब चीज़ नोटिस करते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं। वो बताते हैं कि प्लेन में कोई भी एक्सटर्नल डैमेज नहीं है, कैप्टन की सीट खाली है, फर्स्ट ऑफिसर अपनी गर्दन झुका के बैठा हुआ है और उसके साथ सभी पैसेंजर F-16 जेट को देखने के बाद भी मोशनलेस हैं और उन सब के चेहरों पे मास्क लगा हुआ है। वो थोड़ी देर के बाद नोटिस करते हैं कि कोई इंसान कॉकपिट में दाखिल होता है और कैप्टन की सीट को संभाल लेता है और वो उसी के साथ प्लेन के कंट्रोल्स के साथ भी छेड़छाड़ शुरू कर देता है। F-16 के पायलट उसको हाथ से इशारा करते हैं और उसको कहते हैं कि प्लेन को लैंड करवाए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही प्लेन बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरता है और क्रैश हो जाता है। आखिर इस क्रैश की क्या रीज़न थी? आखिर आखिरी 2 घंटों में इस प्लेन के साथ ऐसा क्या हुआ कि कोई भी इंसान अंदर मूवमेंट नहीं कर रहा था? वो कौन इंसान था जो कॉकपिट में दाखिल हुआ? चलिए इस सब को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सबको समझने के लिए हमें कुछ घंटे पीछे जाना होगा। तो हुआ कुछ ऐसा था कि सुबह के 1:20 पर सेम एयरक्राफ्ट 522 2 से 2.5 घंटे ट्रैवल करके लंदन से साइप्रस में पहुंचता है। कैप्टन नोटिस करते हैं कि फ्लाइट के दौरान उनके डोर में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी, तो वो फ़ौरन पहुंचते ही ग्राउंड इंजीनियर को कांटेक्ट करते हैं और उसको सारी सिचुएशन बताते हैं। फ्लाइट के दौरान प्लेन्स के हर दरवाजे का प्रॉपर तरीके से क्लोज होना बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो प्लेन का कैबिन प्रेशर लीक हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये कैबिन प्रेशर है क्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग माउंटेन्स पर क्लाइंब करते हैं और एक एक्सट्रीम हाइट पर जाने के बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। अगर ऐसा ना किया जाए तो हाइपोक्सिया हो सकता है, जिसकी वजह से आप अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं और आपकी डेथ भी हो सकती है। सेम सिचुएशन है फ्लाइट के साथ, जो कि पहाड़ों से भी कई ज़्यादा ऊंचाई पर 35,000 या इससे भी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं, जहां पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो आखिर इतनी हाइट पर जहाज ऑक्सीजन को कैसे मेंटेन करते हैं? प्लेन्स के इंजन बाहर से हवा को तेजी से अंदर की तरफ खींचते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं और इसी तरह तेजी से बैक साइड से रिलीज कर देते हैं और इसी कंप्रेस एयर का कुछ प्रोपोर्शन प्लेन के अंदर पंप कर दिया जाता है ताकि वो कैबिन प्रेशर को मेंटेन करे। इसी कैबिन प्रेशर को यूज करते हुए हम लोग आसानी से ऑक्सीजन ले सकते हैं, लेकिन अगर अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर बन जाए तो एक आउटफ्लो वाल्व के जरिए से इसको प्लेन से बाहर निकाल दिया जाता है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एलन एरवन नामी एक एक्सपीरियंस इंजीनियर को ये ड्यूटी दी जाती है कि वो देखें कि जहाज के गेट के साथ क्या इशू है। वो प्रॉपर तरीके से उसको चेक करते हैं कि कहीं कोई एयर प्रेशर लीकेज तो नहीं। इसके बाद जो प्लेन है वो ग्राउंड पर खड़ा था, इसी वजह से उसके इंजन्स भी ऑफ थे, तो ऑक्सिलरी पावर यूनिट यानी APU के जरिए उसको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है ताकि उसको प्रॉपर चेक किया जा सके। अमूमन जहाज का एयर प्रेशर सिस्टम हमेशा ही ऑटो मोड पर रहता है, लेकिन
इसके एयर प्रेशर लीकेज की चेकिंग के लिए इसको ऑटो से मैनुअल पर करना पड़ता है और ग्राउंड इंजीनियर ऐसा ही करते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि फ्लाइट के अंदर कोई भी इशू नहीं है और वो उसको नेक्स्ट फ्लाइट के लिए क्लियरेंस दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। रूल्स के हिसाब से इंस्पेक्शन के बाद एयर प्रेशराइजेशन सिस्टम को मैनुअल से ऑटो पर करना लाजमी है। लेकिन यहाँ पर ये कोई अकलौती गलती नहीं थी, बल्कि ये तो गलतियों का स्टार्ट था। ऐसा नहीं था कि इस प्लेन को कोई न्यू कैप्टन उड़ा रहा हो, बल्कि इसको बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कैप्टन उड़ा रहे थे। मेन कैप्टन 58 ईयर्स के थे जिनका नाम हंस था और 16,900 फ्लाइट आवर्स का इनको एक्सपीरियंस था। और उसके साथ फर्स्ट ऑफिसर 51 ईयर के थे जिनका नाम पैम्पोस था और उनका 7500 का फ्लाइट और एक्सपीरियंस था। टेक ऑफ से पहले पायलट्स की कुछ ड्यूटीज होती हैं जिसको उन्होंने फॉलो करना होता है। यहाँ से गलतियां स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। प्री फ्लाइट प्रोसीजर में फर्स्ट ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वो चेक करे आया प्रेशराइजेशन सिस्टम ऑटो पर है या मैनुअल पर। यहाँ पर पायलट से पहली गलती होती है कि वो उसको चेक ही नहीं करते। इसके बाद आता है दूसरा प्रोसेस, प्री फ्लाइट चेकलिस्ट, जिसके अंदर बाकी ऑप्शंस के साथ प्रेशराइजेशन सिस्टम का ऑटो पर होना लाजमी है और इसको चेक करना भी लाजमी है। लेकिन यहाँ पायलट्स दूसरी गलती करते हैं और इसको नोटिस ही नहीं करते। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रेशराइजेशन सिस्टम हमेशा ही ऑटो मोड पर होता है और कोई भी पायलट इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करता, इसलिए उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऑटो मोड डिस्टर्ब हो सकता है। खैर, ये तमाम प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद प्लेन टेक ऑफ करता है एथेंस के लिए। कुछ ही देर के बाद प्लेन 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तभी कैप्टन्स को पहली वार्निंग टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की मिलती है। दोनों पायलट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की वार्निंग तब मिलती है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और टेक ऑफ के लिए रेडी नहीं होता। असल में ये कोई कॉन्फ़िगरेशन की वार्निंग नहीं थी, बल्कि ये कैबिन एल्टीट्यूड की वार्निंग थी, क्योंकि प्लेन का एल्टीट्यूड और उसके अंदर का एयर प्रेशर आपस में बराबर नहीं थे, यानी कि प्लेन का एयर प्रेशर उसके एल्टीट्यूड से काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा था। मैनुअल प्रेशराइजेशन सिस्टम की वजह से प्लेन के कैबिन का प्रेशर बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा था। कोइंसिडेंटली कैबिन एल्टीट्यूड की वार्निंग और टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की वार्निंग की आवाज़ सेम थी। इसी वजह से यहाँ पायलट तीसरी गलती करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग को नोटिस करते हैं और दूसरी वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि दूसरी वार्निंग को उन्होंने देखा ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि यहाँ पर पायलट ATC को कांटेक्ट करते हैं और उनको इस वार्निंग के बारे में बताते हैं, यानी कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग के बारे में। अब तक जहाज 14,000 फीट पर पहुंच चुका था और अंदर कैबिन में प्रेशर कम था, इसी वजह से पैसेंजर के मास्क रिलीज हो जाते हैं। पायलट्स दोबारा दो वार्निंग्स को देखते हैं। एक वार्निंग तो होती है इक्विपमेंट कूलिंग सिस्टम के फेलियर की और दूसरी वार्निंग होती है ऑक्सीजन मास्क के रिलीज होने की। यहाँ पर पायलट्स चौथी गलती करते हैं। कूलिंग सिस्टम फेलियर की वार्निंग की तरफ तो उनकी नजर जाती है, लेकिन वो दोबारा यहाँ पर ऑक्सीजन मास्क रिलीज को नहीं देखते। यहाँ तक भी अगर पायलट्स लो प्रेशर वार्निंग को देख लेते तो वो जहाज को गिरने से बचा सकते थे। बजाय कुछ और सोचने के कैप्टन्स यहाँ पर सोचते हैं कि करंट के ओवरफ्लो की वजह से इक्विपमेंट ओवरहीट कर रहे हैं, तो वो फौरन ग्राउंड इंजीनियर से कांटेक्ट करते हैं और उनसे सर्किट ब्रेकर की लोकेशन का पता करते हैं ताकि वो करंट को ओवरफ्लो होने से रोक सके। इंजीनियर उनको बताते हैं कि वो पायलट की सीट की बैक साइड पर है। इसके बाद पायलट्स के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाता है। ये वो पॉइंट था जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से तमाम पैसेंजर्स और पायलट्स को हाइपोक्सिया हो चुका था और वो तकरीबन अनकॉन्शियस हो गए थे। इन्वेस्टिगेशन से ये क्लियरली साबित है कि पायलट अपनी लास्ट कॉल में बहुत अजीबो गरीब बातें कर रहे थे, जैसा कि उनके दिमाग तक प्रॉपर ऑक्सीजन ना पहुंच रही हो। क्योंकि प्लेन ऑटो मोड पर था, ऑटो पायलट पर था, इस वजह से प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर चला जाता है और एथेंस एयरपोर्ट के ऊपर होल्डिंग पैटर्न में रिवॉल्विंग करना स्टार्ट कर देता है, जो कि उसकी डेस्टिनेशन थी। होल्डिंग पैटर्न असल में एक प्रोसेस है जिसमें प्लेन एयरपोर्ट के ऊपर ही बड़े बड़े राउंड सर्कल्स लगाना स्टार्ट कर देता है जब तक कि ATC उसको अलाउ ना करे कि वो लैंड कर जाए। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि 2 F-16 फाइटर जेट्स को भेजा जाता है कि वो प्लेन की सिचुएशन को देखें। वहां पर वो देखते हैं कि एक आदमी कॉकपिट में दाखिल हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास था।
जो कि प्लेन में मौजूद इमरजेंसी पोर्टेबल ऑक्सीजन को यूज कर रहा था। इसी वजह से वो अकलौता इंसान कॉन्शियस था। एंड्रियास के पास यूके कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी था, लेकिन वो इतने बड़े बोइंग प्लेन को फ्लाई करने के लिए कैपेबल नहीं था। लेकिन फिर भी उसने कंट्रोल को संभाला, क्योंकि प्लेन काफी ज्यादा देर से होल्डिंग पैटर्न में फ्लाई कर रहा था। इसी वजह से उसका फ्यूल एंड हो चुका था और कुछ ही देर के बाद प्लेन तेजी से नीचे की तरफ मुड़ने लगा। एंड्रियास ज्यादा तो कुछ ना कर सका, लेकिन उसने इतना जरूर किया कि प्लेन को अर्बन एरिया से थोड़ा दूर माउंटेन्स के अंदर जाके क्रैश कर दिया। तमाम के तमाम पैसेंजर्स मौके पर ही मर गए। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब मौत मानी गई, क्योंकि इसमें किसी को भी नहीं पता था कि वो मरने वाले हैं। कुछ तो हाइपोक्सिया की वजह से मौके पर ही मर गए थे और जो अनकॉन्शियस थे उनको क्रैश से पहले मालूम ही नहीं था कि वो मरने वाले हैं। इस तरह ये ग्रीस की हिस्ट्री का सबसे डेडलीस्ट प्लेन क्रैश बना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।